गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का विषय इतिहास। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और सब टॉपिक है मौर्य राज्य का स्वरूप। भाग 2। इसके पूर्व हम मौर्य राज्य के स्वरूप पर चर्चा कर चुके हैं। आज मौर्य राज्य के स्वरूप के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मौर्य राज्य में चक्रवर्ती की संकल्पना का व्यवहारिक रूप मिलता है। पहली बार भारत में चक्रवर्ती शब्द का उल्लेख मौर्य राज्य के संदर्भ में किया जाता है। इसका साक्ष्य हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई देता है, जिसमें कौटिल्य ने चक्रवर्ती क्षेत्र का विस्तृत उल्लेख किया है। अशोक के धम्म अभिलेखों तथा अर्थशास्त्र में भी एक साम्राज्यवादी चेतना और साम्राज्यवादी गौरव की झलक मिलती है। मौर्य राज्य एक पूर्ण राजतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य था। राज व्यवस्था एक नए राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित थी। यह सिद्धांत था सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत के अंग होते हैं राजा, मंत्री, कोष, दुर्ग, सेना और मित्र। इससे सप्तांग सिद्धांत के आधार पर मौर्य शासकों ने मौर्य राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया। अशोक के काल में धम्म एक आचार संहिता के रूप में दिखाई देता है। अशोक ने धम्म की सहायता से समाज में समन्वय बनाने का प्रयास किया। अशोक ने धम्म की सहायता से सामाजिक नियंत्रण बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि धम्म के प्रचार के माध्यम से अशोक ने अपनी जनता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मौर्य काल में एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की भी झलक दिखाई देती है। अर्थशास्त्र में वोटपुरुष, संचरा, स्थानिक, पुलिसानी, प्रतिवेदक इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि मौर्य राज्य में एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था थी। मौर्य काल में एक पद का उल्लेख दिखाई देता है जो न्यायिक व्यवस्था तथा इस तरह समझते हैं। मौर्य काल में एक प्रादेशिक पद का उल्लेख भी दिखाई देता है, जिसके पास पुलिस एवं मजिस्ट्रेट दोनों का अधिकार था। मौर्य काल में न्यायालय व्यवस्था भी सुदृढ़ स्थिति में थी। 2 प्रकार की न्यायालयों का उल्लेख दिखाई देता है। एक न्यायालय है कंटक शोधन और दूसरी न्यायालय का नाम है धर्म अस्थीय। धर्म अस्थीय व्यक्तिगत विवादों से संबंधित वादों पर धर्म अस्थीय न्यायालय व्यक्तिगत विवादों पर विचार करती थी और कंटक शोधन न्यायालय व्यक्ति और राज्य के बीच होने वाले विवादों पर विचार करती थी।
धन्यवाद।